हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? एक बार मुझे बता देंगे सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार अच्छे से सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ, सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल हो, ऑडिबल हो। जितने नए बच्चे हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये सेशन पहुँच जाए। यस, चलो अब आज की क्लास ना बहुत खास है। आज का ये जो सेशन है ये बहुत खास क्यों है, उसका रीजंस है। उसका पहला रीज़न ये है कि आज की क्लास और कल की क्लास जो आपकी 3 आवर्स की मैं परफेक्शन की क्लास लेने वाली हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको उसमें सारे पैटर्न्स करवा दूँ। तो हम स्टार्टिंग करेंगे पैराजंबल से। हम 3 अलग अलग तरह के अलग अलग पैटर्न्स के पैराजंबल्स करेंगे। 3 डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ पैराजंबल्स करेंगे हम। उसके बाद हम कुछ फ्रेज फिलर के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम क्लोज टेस्ट के अलग अलग पैटर्न्स करेंगे। ये पूरे मैं मैराथन में बता रही हूँ जो आज और कल होगी आपकी। उसके बाद आवाज ठीक आ रही है ना सभी को? उसके बाद हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अलग अलग पैटर्न्स करेंगे और उसके बाद जितने भी पैटर्न्स बच जाएंगे वो हम सारे करेंगे। तो बेसिकली ये जो क्लास है आज की और कल की आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आपकी पूरी इंग्लिश रिवाइज हो जाएगी। हर तरह का क्वेश्चन करने की आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी, हर तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, कंप्लीट इंग्लिश आपकी रिवाइज हो जाएगी। तो मेक श्योर करना कि आज वाली क्लास और कल वाली क्लास को पूरा पूरा सभी लोग देखें, ठीक है? तो परफेक्शन को स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी प्रेयर के साथ। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस एंड प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप चाहते हैं जिंदगी में। प्लीज थिंक अबाउट इट। रिपीट दिस लाइन विद मी। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प each and every one of us get what we want in life. And yes, a very, very happy Ganesh Chaturthi to all of you. May Lord Ganesh bring a lot of happiness, prosperity, and wealth, achievements, success, excellence in your lives. चलिए स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस के साथ। एक बार सभी लोग मुझे थम्स अप दे देंगे कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन क्लास में आया है। तो एवरीवन प्लीज गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन, सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और एक इम्पॉर्टेंट बात और बताना चाहूँगी, वैसे तो चीज़ें होंगी, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि मैम हमारी क्लासेस का क्या होगा, परफेक्शन कहाँ होगा, कैसे होगा। आपको मुझ पे भरोसा है या नहीं, पहले मुझे एक बात बताओ। भरोसा है मेरे ऊपर? आप सभी की क्लासेस रेगुलर होंगी, आपको एक सिंगल डे भी परफेक्शन की क्लास में ब्रेक नहीं मिलेगा, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे कह भी रहे थे कि निमिषा मैम टेंशन में है, निमिषा मैम टेंशन में है काफ़ी दिनों से। उस टेंशन का रीज़न यही था, रीज़न ये था कि भाई जिन बच्चों ने मेरे नाम पे सब्सक्रिप्शन लिया है, मेरी वजह से एडमिशन लिया है, उन बच्चों को मैं कैसे आगे क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगी। बट इस चीज़ का सल्यूशन आइडेंटिफाई हो गया है और बहुत कुछ जो है आप लोगों को 25-26 तारीख के आसपास पता लग जाएगा। सो डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। यस, बस विश्वास रखिए, आपका कोई लॉस नहीं होगा, आपको कोई नुकसान नहीं। आपकी क्लासेस जैसे चलती हैं वैसे ही चलेंगी। हो सकता है प्लेटफॉर्म बदल जाए, जगह बदल जाए, बट क्लासेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है? चलो अब आ जाते हैं क्लासेस पे, फोकस करते हैं क्लासेस पे क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम है। दिख रहा है सभी को पैराजंबल? हम ना एक पहले बेसिक लेवल करेंगे, फिर उससे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, फिर एक उससे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, इस तरीके से धीरे धीरे लेवल्स को इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पैराजंबल दिख रहा है सभी को? पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग एक बार इसको अरेंज करने की कोशिश करें, फिर मैं समझाऊंगी, बट पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना 100% दें। आप सभी के पास 3 मिनट का टाइम है,
5 सेंटेंसेस हैं, इनको रीड कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा सेंटेंस कहाँ आएगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए एक बार डिस्कस करें। सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन में रीडिंग। तो एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को हम रीड करते हैं। चलिए रीड करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विद अलाउ, माइक्रोसॉफ्ट अलाउ करेगा अपने कस्टमर्स को यूरोप में कि वो उसकी वीडियो खरीद ले और चैट एप्लीकेशन टीम्स खरीद ले सेपरेटली, अलग से ऑफिस सॉफ्टवेयर से। हो सकता है स्टार्टिंग, चलो टिक लगाया। वी बिलीव, हमें लगता है कि ये जो बदलाव है, दीज चेंजेस लिखा हुआ है, दीज लिखा हुआ है तो स्टार्टिंग नहीं हो सकता। फिर भी एक बार सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। हमें लगता है कि ये जो बदलाव हैं ये हमारे कॉम्पिटिटर्स के इंटरेस्ट को बैलेंस करेंगे यूरोपियन बिजनेस कस्टमर्स के साथ। द चेंज, भाई कौन सा चेंज, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये जो चेंज है ये अक्टूबर 1 से हो जाएगा। इससे जो कस्टमर्स हैं यूरोपियन यूनियन में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में उनके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। इट्स सेड, उसने थर्सडे को बोला, एक महीने बाद जब यूरोपियन यूनियन ने एक इन्वेस्टिगेशन चलाई कंपनी के प्रोडक्ट्स के बंडलिंग पे। इट्स सेड किसने बोला, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। माइक्रोसॉफ्ट विल ऑल्सो मेक इट ईजियर, माइक्रोसॉफ्ट इस चीज़ को आसान बना देगा बाकी कंपनीज के लिए, जैसे कि जूम जो है, स्लैक है, जिनको सेल्स फोर्स ओन करता है, कि वो अपने प्रोडक्ट्स को माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ इंटीग्रेट कर दे। ये नया नाम है ऑफिस 365 का। ऑल्सो लिखा हुआ था, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। तो मैंने पहला स्टेप क्या किया, मैंने सारे स्टेटमेंट्स को रीड किया और मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, तो मुझे पता चला पी होगा। चलो अब कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ये करेगा, उसने ये बात थर्सडे को बोली। माइक्रोसॉफ्ट नाउन और नाउन का प्रोनाउन इट। सबसे पहले कोई बात बोली जाती है, कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो हम उसको लगाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऐसा करेगा, उसने ये बात थर्सडे को बोली। इट सेड ऑन थर्सडे। चलो पी के साथ किसका कॉम्बिनेशन हुआ, पी के साथ एस का कॉम्बिनेशन हुआ। चलो अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट ने बोली है बात, अब इसी की एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहाँ दी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट ने जो बात बोली है इसी की एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहाँ दी हुई है, वो दी हुई है आर में, कि ये जो चेंज है ये अक्टूबर 1 से आएगा, इससे ये सारी चीजें होगी। बताओ पी एस आर सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को भी पी एस आर में। चलो अब मेरे पास दो स्टेटमेंट्स बचे हुए हैं, एक मेरे पास क्यू बचा हुआ है, एक मेरे पास टी बचा हुआ है। अब बस मुझे ये देखना है क्यू और टी आएगा या फिर टी और क्यू आएगा। तो हमने टी में पढ़ा माइक्रोसॉफ्ट ये भी करेगा। अच्छा यहाँ पे ना दीज चेंजेस लिखा हुआ था, क्यू में क्या लिखा हुआ था, दीज चेंजेस, मतलब एक से ज्यादा बदलाव हुआ है। तो एक बदलाव तो पीएसआर में हुआ था, एक बदलाव टी में हुआ था, और ये सारे के सारे जो बदलाव हुए हैं दीज चेंजेस, इसका मतलब क्यू कहाँ पर आएगा, एंड में आएगा। तो फाइनल सीक्वेंस क्या बना, फाइनल सीक्वेंस इज पी एस आर टी एंड क्यू। कोई परेशानी किसी को भी, एक बार फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं जिन लोगों को नहीं समझ में आया। पैराजंबल में फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो चलिए एक बार समझते हैं।
स्टार्टिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना बहुत आसान था, क्योंकि बाकी में से कोई भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ किया, उसने ये बात बोली, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोनाउन इट जो है किस में लिखा हुआ था, इट जो है लिखा हुआ था एस में। इसका मतलब पी और एस का कॉम्बिनेशन था। इसके बाद ये जो पी और एस में बात बोली, ये चेंज आएगा कब से, ये जो चेंज है ये इफेक्ट में कब से आ जाएगा, वो चेंज के बारे में लिखा हुआ था आर में। अब इसके बाद क्यू में क्या लिखा हुआ था, दीज चेंजेस। क्यू में क्या लिखा हुआ था, दीज चेंजेस। अब ये तो एक ही बदलाव है, अब यहाँ पे दीज चेंजेस लिखा हुआ है, इसका मतलब इससे पहले एक से ज्यादा बदलाव हो जाने चाहिए। तो एक बदलाव तो ये था, और एक बदलाव लिखा हुआ था टी में कि माइक्रोसॉफ्ट ये भी करेगा। तो इसका मतलब क्या है, अच्छा माई मिस्टेक मैंने उल्टा लिख दिया। हाँ हाँ, माई मिस्टेक, मैंने गड़बड़ कर दी। एक सेकेंड, टी क्यू नहीं है, नहीं टी क्यू ही तो ऐसा ही तो है, क्या गड़बड़ करिए, कोई गड़बड़ नहीं करिए, मुझे कंफ्यूज कर देते हो आप लोग। हाँ, टी में क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो, कि माइक्रोसॉफ्ट जो है ये भी चेंज करेगा। तो इन सब के लिए दीज चेंजेस कहाँ पे आया, क्यू में आया। कोई परेशानी किसी को भी, एनी वन, एनी प्रॉब्लम। दीज चेंजेस, ये जो नाउन्स होते हैं, हमेशा याद रखना, आपको पैराजंबल में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं इन नाउन के प्रोनाउंस और इन नाउन के एडजेक्टिव्स। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव हमेशा अपने नाउन के बाद आएगा। इसलिए हमने इस इट को माइक्रोसॉफ्ट के बाद लगाया, इसलिए हमने इस दीज चेंजेस को दोनों चेंजेस के बाद लगाया। पैराजंबल का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव हमेशा अपने नाउन के बाद आता है। क्लियर सभी को, एवरीवन? चलो अब देखते हैं फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो गया, पी और टी। इंट्रोडक्टरी का मीनिंग होता है फर्स्ट, टर्मिनल का मीनिंग होता है लास्ट। तो इंट्रोडक्टरी और लास्ट क्या हो गया, पी एंड क्यू। तीन कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग होता है बैक टू बैक तीन। सीक्वेंस क्या बनाता है, पी एस आर टी क्यू, पी एस आर टी क्यू। तो आंसर इज एस आर टी। थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, थर्ड स्टेटमेंट इज आर। एंटी पेनल्टीमेट होता है थर्ड लास्ट, पेनल्टीमेट होता है सेकेंड लास्ट। तो थर्ड लास्ट और सेकेंड लास्ट क्या हो गया, थर्ड लास्ट इज आर, सेकेंड लास्ट इज टी, आर एंड टी। समझ आया पहला पैराजंबल सभी को? फ्लो चार्ट को देखोगे ना, अपने आप अपनी मिस्टेक समझ में आ जाएगी कि आपने फ्लो में कहाँ गड़बड़ करी। चलो नेक्स्ट पैराजंबल करते हैं। अभी हमने एक बहुत बेसिक लेवल का पैराजंबल किया, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और एक बहुत प्यारे लेवल के पैराजंबल पर आते हैं। दिख रहा है सभी को पैराजंबल, इज इट विजिबल? चलो अब इस तरह के पैराजंबल को हम क्या बोलते हैं, इस तरह का पैराजंबल में क्या होता है, बहुत सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो जब भी इस तरह का पैराजंबल आता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप उस पैराजंबल को रीड करते हो और फिर उसके अंदर जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं पहले उनका आंसर देते हो और लास्ट में अरेंजमेंट करते हो। स्ट्रैटेजी क्लियर है? पहले रीड करोगे, फिर क्वेश्चन का आंसर दोगे अलग अलग तरह के, फिर अरेंज करोगे और फिर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस का आंसर दोगे। चलो सबसे पहले रीड करते हैं। पहले आप लोग खुद से रीड कीजिए, 2 मिनट का टाइम है सभी के पास। मुझे बताओ किस बारे में बात हो रही है। एक रिक्वेस्ट करूंगी, 4000 स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं बट 4000 लाइक्स नहीं है, ऐसा क्यों? इतना गहरा पाप क्यों? चलो समझते हैं। When the time was right, जब समय सही था, थॉर्टन जो है पानी को भेजते थे यहाँ से, जिससे उस पानी से वो फार्मलैंड का इरिगेशन होता था, सिंचाई होती थी। फिर उसे पाइपलाइन में डाइवर्ट करते थे और फिर उसे नीचे की तरफ भेज देते थे। जैक एथरिज को फ्यूचर दिख रहा था। उस शहर ने बहुत सारे कुएं खोद दिए थे। ग्राउंड वाटर का जो लिमिटेड सप्लाई था और इतना ज़्यादा मिनरल कंटेंट था, इसका मतलब ये था कि वो पीने के लिए सही नहीं था पानी। 1985 में और मिस्टर एथरिज जो कि सिटी मैनेजर थे, उनको समझ में आ गया था
कि इस एरिया को और ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। तो सिटी काउंसिल ने क्या किया, 17,000 एकर्स ऑफ फार्मलैंड खरीद ली वहाँ पे, और उसके साथ उनको वाटर राइट्स भी मिल गए, उस पानी का हक भी मिल गया। तो मिस्टर एथरिज के बीहेस्ट पे, मतलब उनके बोलने पर, उनकी कॉल पे थॉर्टन जो है शॉपिंग करने गए। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, बिजनेसेस कुछ हो रहे थे, और थॉर्टन के पास कोई भी रिवर नहीं थी, कोई भी लेक नहीं थी अपनी, ना ही कोई ग्राउंड वाटर था जिससे वो अपना गुजारा चला पाते। तो बेसिकली हमने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ा तो हमें क्या समझ में आया कि एक शहर की बात हो रही है, उस शहर के पास अपनी कोई लेक नहीं थी, कोई पानी का सोर्स नहीं था, जो ग्राउंड वाटर था वो बहुत ना के बराबर था, ग्राउंड वाटर बहुत खारा था, तो मतलब पानी की कमी होने वाली थी। तो वहाँ की जो काउंसिल है वो इस बात को समझ गई, तो उन्होंने क्या किया, लैंड खरीद ली। लैंड खरीदी तो उसके साथ के जो लेक्स थी उनकी उनका राइट भी उनको मिल गया। फिर उस पानी से उन्होंने, उस पानी से एक पाइपलाइन निकाली, पाइपलाइन से उस पाइपलाइन को अपने शहर में लाए और पानी लोगों को प्रोवाइड किया। तो ऐसे करके कहानी सी दे रखी है। समझ आया सभी को पैसेज? एवरीवन, चलो अब एक एक करके क्या करेंगे हम, अब एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। वर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन है पैराजंबल के अंदर। वर्ड ऑर्डर तो सब बहुत आसानी से कर लेंगे, सबका सही निकलना चाहिए। When the time was right, जब समय सही था, थॉर्टन जो है क्या किया करते थे, पानी को भेजते नहीं थे, पानी को डाइवर्ट करते थे, उस रिवर से पानी को डाइवर्ट किया जाता था। तो यहां पे लग रहा है डाइवर्ट आएगा। फ्रॉम द कैशे ला पोड्रे रिवर, वो रिवर जो कि इरिगेट करती थी उस फार्मलैंड को, तो वहां से वो पानी को डाइवर्ट करते थे। उस पानी को क्या करते थे, पाइपलाइन में डालते थे और फिर उसको अपनी स्टेट में भेज देते थे। तो डाइवर्ट, पुट और सेंड, दैट मीन्स बी, सी और ए। आंसर इज डी। कितने लोगों का ठीक निकला? चलो अगला क्वेश्चन। इसमें एक पार्ट में एरर है, बताओ किस पार्ट में एरर है? ध्यान से पढ़िए और बताइए विच पार्ट इज इनकरेक्ट। द सिटी हैड ड्रिल्ड, सिटी ने बहुत सारे कुएं खोद दिए। लाइकवाइज, सिमिलरली, जो ग्राउंड वाटर का जो सप्लाई था और जो वहां से जो पानी निकल रहा था और जो उसका कंटेंट, मिनरल कंटेंट, मतलब इतना ज़्यादा खारा पानी था, इसका मतलब है वो ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं था। ये लाइकवाइज से कैसे कनेक्ट हुआ? ये दोनों सेम बातें हैं क्या? लाइकवाइज कनेक्टर तब यूज होता है जब कौन सी कैटेगरी होती है, सिमिलैरिटी वाली कैटेगरी होती है, दो सेम बातें लिखते हैं तब जाके लाइकवाइज कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो नहीं आ सकता, कुएं खोद दिए लेकिन उन कुओं में पानी ही नहीं था। कुएं खोद दिए पानी की प्यास बुझाने के लिए, लेकिन जो उन कुओं से जो पानी निकला वो पीने लायक ही नहीं था। कौन सा कनेक्टर आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव टोन है कि भाई पानी मिले, पानी मिले, यहाँ पे बोल रहे हैं पानी खराब निकला। विच कनेक्टर? कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, बट विल कम। तो आंसर इज व्हाट, किस पार्ट में एरर है? क्यू पार्ट में एरर है। हाउएवर भी आ सकता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहले मुझे यहाँ पे टोन बताना, यहाँ पे जो शब्द आएगा उसकी टोन कैसी होगी। अगर आपको टोन समझ में आ गई ना तो आपका एक क्वेश्चन सबका सही निकलेगा, बट इंपॉर्टेंट इज टोन। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, बिजनेसेस क्या हो रहे थे, डैश टू द माउंटेन वेस्ट, माउंटेन वेस्ट की तरफ बिजनेसेस कुछ हो रहे थे, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो बिजनेस भी क्या करेंगे, बढ़ेंगे। टोन कैसी आएगी? राइट, टोन विल बी पॉजिटिव। फ्लॉकिंग का मीनिंग होता है इकट्ठे होना, गैदर करना।
इंक्रीज होना भी कह सकते हैं, इंक्रीज इन नंबर्स। तो बिजनेसेस क्या हो रहे थे, फ्लॉक होते जा रहे थे, मतलब बढ़ते जा रहे थे, इकट्ठे होते जा रहे थे, इंक्रीज करते जा रहे थे। फ्लैंक का मतलब होता है अपने आप को रखना कहीं, पोजिशन वन सेल्फ, अपने आप को कहीं रखना। तो ये तो नहीं हो सकता बिजनेसेस अपने आप को माउंटेन वेस्ट की तरफ रख रहे थे, नहीं। लेइंग का मतलब होता है किसी चीज को नीचे रखना, फिर से वही पोजिशनिंग, किसी चीज को नीचे रखना। तो ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर वॉज ओनली ए। तो बिजनेसेस जो है बढ़ते जा रहे थे माउंटेन वेस्ट की तरफ। कोई परेशानी? चलो अगले पर आते हैं। अब अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, अरेंज करेंगे, मजा आएगा अरेंजमेंट में, है ना। 3 मिनट का टाइम है, ऑल द बेस्ट। कुछ हिंट दे रखी है क्या? नहीं, कोई हिंट नहीं दे रखी, सॉरी। 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 स्टेटमेंट्स हैं। 3 मिनट का टाइम है, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। चलो एक बार साथ में करें। पहले मुझे बताओ कौन कौन से स्टेटमेंट्स स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकते, कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकते। चलो, व्हेन द टाइम वॉज राइट, वो जो है पानी वहां से भेजते थे, तो कहीं बीच का कोई एक्शन दे रखा है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। जैक एथरिज को फ्यूचर दिख रहा था, हो सकता है स्टार्टिंग। द सिटी, कौन सा सिटी भाई, नहीं हो सकता। मिस्टर एथरिज, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, यहाँ पे फुल नेम दे रखा था। शॉर्ट फॉर्म भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ सरनेम बोलेंगे, सिर्फ सरनेम दे रखा है, यहाँ पे फुल नेम दे रखा हुआ था, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। द सिटी काउंसिल बॉट 17,000, कौन सा सिटी भाई, कौन से सिटी की काउंसिल, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। सो लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। द पॉपुलेशन वॉज बूमिंग, कहाँ की पॉपुलेशन, कहाँ का बिजनेस, और ये थॉर्टन है क्या, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। क्या सभी को क्लियर है, बी स्टार्टिंग होगा? किसी भी बच्चे को इस चीज में कोई डाउट? किसी को भी कोई भी डाउट इस चीज में? चलो, सिर्फ बी ही है जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है कि जैक एथरिज को फ्यूचर दिख रहा था। अच्छा, क्या फ्यूचर दिख रहा था उनको? बी का कॉम्बिनेशन बताओ, बी का पेयर किसके साथ है? जैक एथरिज को फ्यूचर दिख रहा था, क्या फ्यूचर दिख रहा था उनको? उनको फ्यूचर ये दिख रहा था कि पानी की कमी पड़ेगी, सूनर और लेटर पानी की कमी पड़ेगी। बी और डी का पेयर क्लियर है सभी को? जैक एथरिज को फ्यूचर दिख रहा था, और फ्यूचर ये था कि आज नहीं तो कल पानी तो चाहिए होगा भाई। जैसे आपको अभी फ्यूचर दिख रहा है, आज नहीं तो कल जॉब तो चाहिए होगी। चलो बहुत बढ़िया। अब इनको फ्यूचर दिख रहा था कि आज नहीं तो कल पानी तो चाहिए होगा। चलो, अब ये पानी क्यों चाहिए होगा, आज नहीं तो कल पानी क्यों चाहिए होगा, पानी की कमी क्यों पड़ेगी? डी का बताओ, डी का रीजन किसमें दिया हुआ है कि ये जो शहर है इसको पानी की कमी क्यों पड़ेगी?
दो स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है कि पानी की कमी इसलिए पड़ेगी। वो कौन कौन से दो स्टेटमेंट्स हैं जहां पे दिया हुआ है कि पानी की कमी इस वजह से पड़ेगी? सभी लोग आइडेंटिफाई करके बताएंगे कौन कौन से दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला, यहाँ के लोग बढ़ रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहे हैं, इसके पास कोई लेक या रिवर है ही नहीं। दूसरा, कुएं तो खोद लिए लेकिन पानी पीने लायक नहीं निकल रहा वहां से। तो जी और सी की वजह से पानी की कमी पड़ेगी। क्या सभी को समझ में आया? पानी की कमी क्यों पड़ेगी? जी की वजह से और सी की वजह से। चलो, अब पानी की कमी पड़, फ्यूचर देख लिया है, पानी की कमी पड़ रही है, पानी की कमी क्यों पड़ रही है वो भी समझ में आ गया। तो अब अगली बात क्या आती है भाई? सोल्यूशन निकालो। सोल्यूशन क्या होगा? अब पानी की कमी पड़ेगी तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं? तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए थॉर्टन कहाँ गए? शॉपिंग पे गए। उन्होंने शॉपिंग क्या करी? उन्होंने इतनी लैंड खरीद ली। एफ और ई का पेयर क्लियर है। शॉपिंग पे गए, शॉपिंग करने के बाद इतनी लैंड खरीद ली। अब इस लैंड से फायदा क्या हुआ? लैंड से फायदा ये हुआ कि वहां का पानी वो अपने शहर में डाइवर्ट कर रहे थे। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? फाइनल सीक्वेंस क्या बना? बी डी जी सी एफ ई एंड ए। कोई परेशानी? कुछ बच्चों को लग रहा है मैम सी जी क्यों नहीं बनाया? सी जी बेटा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था मीनिंगफुल ग्राउंड वाटर नहीं मिला, और ग्राउंड वाटर अच्छा क्यों नहीं मिला वो सी में ले रखा था। इसका मतलब जी का जो है एक्सप्लेनेशन था सी। जी का एक्सप्लेनेशन था सी, इसलिए जी के बाद सी आया। समझ आया? जिन लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया, कहीं ना कहीं कोई घोटाला किया है, उनको फ्लोचार्ट से समझ में आ जाएगा। फ्लोचार्ट किसी खाली जगह बनाते हैं। हाँ, सबसे पहले फ्यूचर दिखा। फ्यूचर क्या दिखा? फ्यूचर ये दिखा कि पानी की कमी है, पानी की रिक्वायरमेंट होगी। पानी की रिक्वायरमेंट क्यों होगी? वाई? क्योंकि ना ही कोई लेक है, ना ही कोई रिवर है, ग्राउंड वाटर भी सही नहीं है। ग्राउंड वाटर क्यों सही नहीं है? क्योंकि उसके अंदर मिनरल कंटेंट बहुत ज्यादा है। सीक्वेंस देख रहे हो? फ्यूचर, तो फ्यूचर क्या? फ्यूचर का कारण, फ्यूचर ऐसा क्यों होगा, इसके आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो फ्यूचर क्या है, फ्यूचर खराब का कारण क्या है, रीजन क्या है। अब उसके बाद सॉल्यूशन क्या है। अपने आप फ्लो समझ में आ रहा होगा। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि शॉपिंग करी मिस्टर थॉर्टन, शहर ने शॉपिंग करी। शॉपिंग पे उन्होंने क्या खरीदी? लैंड खरीदी। अब लैंड खरीद ली, उस लैंड का यूज कैसे किया वो ले रखा है। तो फाइनल सीक्वेंस क्या बना? व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? फाइनल सीक्वेंस इज बी और डी। बी डी का पेयर था, जी सी का पेयर था, एफ और ई का और ए का कॉम्बिनेशन था। सो दिस वॉज द फाइनल सीक्वेंस। अपने आप समझ में आ रहा होगा फ्लो चार्ट में आपने गड़बड़ क्या करी है। बी का डी से क्यों बना? क्योंकि फ्यूचर बताया, फ्यूचर क्या है। जी का सी से क्यों बना? क्योंकि ग्राउंड वाटर बताया, ग्राउंड वाटर खराब क्यों है। एफ का ई से क्यों बना? क्योंकि बताया है कि किस चीज की शॉपिंग करी। ई का ए से क्यों बना? कि जो शॉपिंग करी उसका फायदा क्या हुआ वो ए में बताया गया है। तो ये सारे के सारे पेयर्स थे, बी डी जी सी एफ ई और ई एंड ए। तीन कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स कौन कौन से हो गए? तो जी सी एफ। फर्स्ट एंड लास्ट कौन सा हो गया? बी एंड। चलो, रेडी फॉर द नेक्स्ट ब्यूटिफुल लेवल ऑफ पैराजंबल। तो दो पैराजंबल कर लिए हैं, अब हम आते हैं तीसरे पैराजंबल में। तो सबसे प्यारा पैटर्न, मेरा फेवरेट पैटर्न है, और इसको बोलते हैं हम पीजे प्लस सी टी। तो अब हम क्या करने वाले हैं? एक कॉम्बिनेशन पैटर्न करेंगे पैराजंबल प्लस क्लोज टेस्ट। तैयार सभी लोग? एवरीवन रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आखिरी पैराजंबल है, उसके बाद डिफरेंट पैटर्न पर आएंगे, और सीटी का तड़का है इसके अंदर। दिख रहा है सभी लोगों को? सबसे पहला
जब भी पीजे प्लस सीटी एग्जामिनेशन में आए, सबसे पहले आप किस पार्ट को सॉल्व करोगे? सबसे पहले आप क्लोज टेस्ट वाले पार्ट को सॉल्व करोगे। चलो, क्लोज टेस्ट का स्ट्रैटेजी क्या होता है? क्लोज टेस्ट की स्ट्रैटेजी होती है, सबसे पहले स्किमिंग करते हैं। इस पूरे को ऊपर ऊपर से पढ़ो और बताओ किस बारे में बात हो रही है। ऑथर क्या कह रहे हैं भाई? दोस्ती की वैल्यू ही अलग होती है। दोस्ती कोई चॉइस नहीं होती, दोस्ती कोई लग्जरी नहीं होती, दोस्ती सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। दोस्त होते हैं तभी हम जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर अपने अच्छे दोस्तों के साथ आपका रिश्ता खत्म हो गया है ना, तो याद करो, जितनी भी हर्ट वाली फीलिंग्स थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, उनको खत्म करो, पैचअप कर लो अपने दोस्तों के साथ। लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, लड़ाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऑथर ने इस पूरे पैराग्राफ में दोस्तों की वैल्यू हमें बताई है। इसको कहते हैं स्किमिंग करना। स्किमिंग करने का मतलब क्या हो गया? हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा कि ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। चलो आगे। अब हम पहले इन सारे ब्लैंक्स को फिल करेंगे और फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, चलो पहला सवाल। कोशिश करो, एवरीवन ट्राई इट आउट, कर लोगे आराम से। इस क्वेश्चन को ना टोन से करते हैं। ऐसा होगा कि हम अपनी फ्रेंडशिप को, ऐसा मन करेगा कि फ्रेंडशिप को तोड़ देते हैं, लड़ाई नहीं करते। ऐसा होता है जब किसी दोस्त के साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप क्या करते हो? उसके साथ जाके लड़ते नहीं हो कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, मुझे बता, और प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। हम सोचते हैं खत्म कर देते हैं दोस्ती। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम दोस्ती खत्म कर देते हैं, वो भी तब जब ऐसा लगता है कि जिंदगी में ना और भी बहुत कुछ है करने को, मतलब जिंदगी में ना प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि लड़ना बड़ा मुश्किल होता है किसी के साथ। चलो आंसर्स बताओ। एंटाइसिंग, टेम्पटिंग, अल्योरिंग, इन तीनों का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो आपको अट्रैक्ट करे, समथिंग विच अट्रैक्ट्स यू, समथिंग विच इज अट्रैक्टिव। इनऑर्डिनेट, ओवरवेलमिंग, इसका मीनिंग क्या होता है? हद से ज्यादा, मतलब आप हद से ज्यादा किसी चीज के प्रेशर में हो, उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्डिनेट। ओवरवेलमिंग मीन्स यहाँ पे इन दोनों शब्दों का मीनिंग क्या है? फुल ऑफ प्रेशर। प्रोडिजियस, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव टोन वर्ड। ये बहुत पॉजिटिव टोन का शब्द होता है। इसका मतलब होता है कोई चीज जो बहुत बड़ी है, ह्यूज है, उसको बोलते हैं प्रोडिजियस। लार्ज इन एक्सटेंट, उसका जो एक्सटेंट है वो बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ी है वो चीज। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाले में तीनों आ सकते हैं, सेकंड वाले में सिर्फ ए और बी आ सकता है। तो आंसर वॉज ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव टोन का शब्द आएगा, जब जिंदगी ऐसी लगे कि भाई बहुत प्रेशर है, अब लड़ने की क्षमता नहीं है, तो ऐसे में क्या करते हैं? लड़ाई नहीं करते, दूर हो जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। अगर आपका अच्छे दोस्तों के साथ टच खत्म हो गया है, या फिर आप उनसे दूर हो गए हो, पिछले साल दूर हो गए हो, दूरियां आ गई हैं, तो अब समय आ गया है कि आप जिन फीलिंग्स की वजह से दूर हुए थे, जिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से दूर हुए थे, उन पे काम करो, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हटाओ हटाओ। ड्रिफ्ट बैक का तो मतलब होता है
आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन कोई चीज आपको पीछे की तरफ खींच रही है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट बैक करना, मीन्स टू मूव बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ जाना। ड्रिफ्ट अवे, ड्रिफ्ट अपार्ट, ड्रिफ्ट अवे दूर हो गए हो, ड्रिफ्ट अपार्ट दूर हो गए हो, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है? टू बी सेपरेटेड। आप क्या हो गए हो? सेपरेट हो गए हो, अलग अलग हो गए हो। तो आंसर इज बी। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ अलग हो गए हो तो उनसे जाके बात करो, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिजॉल्व करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका मतलब है कि फ्रेंडशिप जो है वो कोई चॉइस नहीं है, वो कोई लग्जरी नहीं है, वो एक ज़रूरत है जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्रिटिकल, क्रूशियल, इसेंशियल, वाइटल, सबका मीनिंग क्या होता है? इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक ज़रूरत है जो कि इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है? कि जो हमें सक्सेसफुल बनाती है और हमें ग्रो, थ्राइव, ग्रो, फ्लरिश, सबका मीनिंग होता है ग्रो करना, और हमें ग्रो करवाने में हेल्प करती है। तो फ्रेंडशिप होगी अच्छी तभी हम ग्रो कर पाएंगे जिंदगी में। आंसर इज ऑल 1, 2 एंड 3। कितने लोगों का ठीक निकला? आई होप मैनी ऑफ यू। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। थिंक ऑफ दिस वर्क, इस काम को कैसे सोचो? एक रिलेशनशिप की तरह सोचो, अपनी केयर की तरह सोचो। क्योंकि अगर आप फंसे रहोगे कॉन्फ्लिक्ट में, लड़ाई में अगर फंसे रहोगे, स्टक रहोगे, क्लंग रहोगे, मतलब फंसे रहोगे, ऑक्यूपाइड रहोगे, तो अगर आप लड़ाई में फंसे रहोगे, काउंटेड का तो मतलब होता है गिनना, लड़ाई में गिने रहोगे, कोई सेंस नहीं है। तो इससे क्या होगा? आपकी जो वैल्यूएबल एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी, सैप हो जाएगी, इरोड हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? खत्म हो जाएगी, डिमिनिश कर जाएगी, खत्म हो जाएगी आपकी वैल्यूएबल एनर्जी। लैप्सिस का तो मीनिंग होता है जो ब्रेक्स लगते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? यहाँ पे भी 1 और 2 ही आ सकता है। तो आंसर इज बोथ 1 एंड 2। लैप्सिस मीन्स छोटे छोटे से ब्रेक्स। ठीक निकल रहे हैं आंसर्स? जितने लोगों के आंसर्स ठीक निकल रहे हैं एक बार थम्स अप देंगे मुझे, एवरीवन। क्रिटिकल का मीनिंग बेटा दो होते हैं। क्रिटिकल का एक मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट और एक क्रिटिकल का मीनिंग होता है बुराई वाली टोन। नेक्स्ट, अब ईडियम का क्वेश्चन आ गया, आंसर बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको इन तीनों ईडियम्स का मीनिंग बताती हूँ, फिर मुझे बताना। हिट अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, आप आगे बढ़ रहे थे, ये आपका गोल था, आप इसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, एक ब्लॉक आया, एक पत्थर आया जिसने आपको स्टम्बल कर दिया। स्टम्बल मीन्स ठोकर दे दी। तो बताओ हिट अ स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब क्या होगा? आपको ठोकर लग गई, इसका मतलब क्या है? आप क्या हो गए? वहां पे रुक गए, आपकी प्रोग्रेस वहां पे रुक गई, टू स्टॉप। या फिर और क्या बोल सकते हैं इसको? किसी ने आपकी प्रोग्रेस को क्या कर दिया? हिंडर कर दिया। प्रोग्रेस क्या हो गई? हिंडर हो गई, रुक गई। हाँ, चल। अगला है हिट्स द ग्राउंड रनिंग। आप यहाँ आराम से एकदम आलसी होके बैठे हुए थे, अचानक से आपको पता चला कि बैंक का एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया। आपने अचानक से ग्राउंड को हिट किया और आप भागने लग गए, मतलब हिट द ग्राउंड रनिंग। मैं आपको ईडियम्स इस तरीके से इसलिए समझा रही हूँ जिससे कि आपको याद रहे। मतलब टू स्टार्ट समथिंग एट अ गुड स्पीड, एक अच्छी स्पीड पे किसी चीज को शुरू करना। चलो, हिट द नेल ऑन द हेड, कोई एक चीज थी ऐसी, आपने नेल लिया और उसको बिल्कुल सर पे ही हिट किया। मतलब आपको बोला गया था कि इस नेल को बिल्कुल सर पे ही हिट करना, आपने बिल्कुल सही पोजीशन पे हिट किया।
तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या हुआ? टू डू द थिंग एट द राइट टाइम, एट द राइट पोजिशन, इन अ राइट मैनर। आपने किसी चीज को बिल्कुल सही तरीके से किया, तो दैट इज वॉट हिट द नेल ऑन द हेड। क्या तीनों याद रहेंगे हमेशा के लिए? अब हिट अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, आप रुक गए। हिट द ग्राउंड रनिंग, आप चालू हो गए। हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही टाइम पे, सही पोजीशन पे, सही तरीके से आपने काम किया। तो जब एक फ्रेंडशिप क्या हो जाती है, तो आपको कैसे पता चलता है कि आपको इस रिश्ते पे काम करना है या फिर इस फ्रेंडशिप को खत्म होने देना है? तो जब एक फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, ओनली वन। अगला आपको बताना है कौन सा ईडियम है जो इस फ्रेज को रिप्लेस कर सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मैटर ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? कि भाई कोई ऐसी चीज है जो समय के साथ होगी ही होगी, आप उसको रोक नहीं सकते। ऐसी जिसको क्या बोलते हैं? ऐसी जिसको बोलते हैं मैटर ऑफ टाइम। मतलब वो चीज जब समय आएगा तो होगी ही होगी। मतलब समथिंग विच इज इनएविटेबल। ऐसी चीज जो इनएविटेबल होती है, जिसको आप रोक नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं? मैटर ऑफ टाइम। भाई समय समय की बात है। मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, भाई जिंदगी और मौत की बात है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। मैटर ऑफ ओपिनियन, भाई आपके ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि क्या करना है। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, योर प्रेफरेंस। तो ये क्या है? इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट को रिप्लेस करना था। इट एक्चुअली इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। कोई परेशानी? चलो लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? अरेंजमेंट करेंगे इस पैराजंबल का। आंसर बताएंगे। बट वी आर ऑलरेडी फेसिंग, हम झेल रहे हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक मीन्स ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े एरिया में फैली थी। कौन सा एपिडेमिक? कि हम सब अकेले पड़ गए। लोनलीनेस, हम अकेले हो गए। सॉलिटरीनेस, हम अकेले हो गए। इन दोनों का मतलब क्या होता है? अकेलापन। डेजर्टेडनेस, लोगों ने हमको त्याग दिया है। नहीं, डेजर्टेडनेस का मीनिंग होता है लोगों ने त्याग दिया है, तो ये नहीं हो सकता। हम अकेले हो गए हैं, हम अपने दोस्तों से दूर हो गए हैं, तो हम इस चीज को झेल रहे हैं। और रिलेशनशिप रिपेयर और अपने रिश्तों को अच्छा बनाना, अब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो चुकी है। इसकी अर्जेंसी बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसकी सीरियसनेस बहुत ज्यादा हो चुकी है। एक्सीजेंसी का मीनिंग भी क्या होता है? अर्जेंसी। इस बात की अर्जेंसी बहुत ज्यादा हो चुकी है कि हम अपने रिश्तों को सुधार लें, और इस बात का सबूत भी है। तो 1 2 1 2 3, तो आंसर इज बोथ 1 and 2। कोई परेशानी किसी को? स्कोर्स एवरीवन इन क्लोज टेस्ट, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? अब आ जाते हैं पैराजंबल पे। आपको इसमें एक हिंट दी हुई है कि जो जी है वो फोर्थ स्टेटमेंट है। 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेटमेंट्स का पैराजंबल है, और जो जी है वो फोर्थ स्टेटमेंट है। आप सभी के पास 3 मिनट है करने के लिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलो मुझे ऐसे बताओ, थोड़े थोड़े ना साथ में करते हैं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है पैराजम्बल, इजी नहीं है। स्टार्टिंग स्टेटमेंट कौन कौन से नहीं हो सकते, कौन कौन से स्टेटमेंट है जो स्टार्टिंग नहीं हो सकते, ये बताओ बस मुझे। चलो मैम, एंड लिखा हुआ है, दिस लिखा हुआ है, इट लिखा हुआ है, जी तो हमें दे ही रखा था बीच का है, बट लिखा हुआ है। तो आपके पास तीन स्टेटमेंट्स बचे जो आपको स्टार्टिंग लग रहे थे। एक तो ए लगा, एक बी लगा, और एक ई लगा। कोई परेशानी किसी को? अच्छा, बी तो ना एक तरीके का सोल्यूशन सा दिया हुआ है, एक तरह का सजेशन सा दिया हुआ है, तो बी भी नहीं हो सकता। स्टार्ट सजेशन जनरली स्टार्टिंग में नहीं आता है, तो बी भी नहीं हो सकता। तो दो ही स्टेटमेंट्स बचे, ई बचा और ए बचा। अब ई और ए को ध्यान से पढ़ो, एक क्वेश्चन है और एक आंसर है। क्या समझ में आ रहा है ये बात, कि जो ए है वो ई का आंसर है। ई में एक सवाल पूछा और उसका जवाब ए में दिया गया है। क्या ये बात समझ में, कितने लोगों को समझ में आ रही है ये बात? जब एक फ्रेंडशिप टूटती है ना, तो कैसे पता चलता है कि फ्रेंडशिप को वापस से ठीक करना है या जाने देना है? बहुत अट्रैक्टिव होता है कि फ्रेंडशिप को जाने दो, क्योंकि जिंदगी में और भी इतनी सारी चीजें होती हैं करने के लिए, और लड़ाई करना बड़ा मुश्किल है। तो क्या समझ में आ रहा है, ई क्वेश्चन है, आपको कैसे पता चलेगा कि फ्रेंडशिप को जाने देना है या रोकना है? ए उसका आंसर है कि मैक्सिमम लोग फ्रेंडशिप को जाने देते हैं, क्योंकि लड़ना बड़ा मुश्किल होता है भाई। तो किसी को ई और ए के पेयर में कोई दिक्कत, और ये स्टार्टिंग में आएगा, कोई दिक्कत किसी को भी? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? चलो, हमको लगता तो है कि फ्रेंडशिप को तोड़ दो, हमको लगता तो है फ्रेंडशिप को तोड़ दो। अब आगे बताओ क्या आएगा। एक के बाद बताओ क्या आएगा। लगता तो है फ्रेंडशिप को तोड़ दो, क्योंकि लड़ नहीं सकते भाई सामने वाले से, दूर ही बना लो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सब अकेले हो रहे हैं, और रिलेशनशिप को सुधारना है, खराब नहीं करना है। क्या समझ में आ रहा है, ए और डी का पेयर? फ्रेंडशिप तोड़ दो, लेकिन फ्रेंडशिप को तोड़ना नहीं है, रिश्ते को रिपेयर करना है। दो अलग अलग टोन के शब्द हैं, बट से कनेक्टेड है। यहाँ पे बोल रहे हैं फ्रेंडशिप तोड़ दो, यहाँ पे बोल रहे हैं फ्रेंडशिप को ठीक कर लो। दो अलग अलग टोन के शब्द, कनेक्टेड किससे हैं, बट से। कोई परेशानी? जिन बच्चों ने एच को लगा दिया, हाँ सॉरी, अच्छा मेरी मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, ई ए एच जी, अच्छा माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। हाँ, ई ए के आगे क्या आया, एच आया। हाँ मैंने गलत लिख दिया। तो फ्रेंडशिप को तोड़ दो, लेकिन तोड़ना नहीं है, रिपेयर करना है। दो अलग अलग टोन बट से कनेक्टेड है, तो क्या हुआ, ई ए एच जी। कोई परेशानी यहां तक किसी को भी? चलो, अब कुछ कुछ पेयर्स और बनाने की कोशिश करते हैं। बी का पेयर देखते हैं, यहाँ पे दिस वर्क लिखा हुआ था, तो एक पेयर तो इसका बहुत आसानी से बना लेंगे, दिस वर्क। वर्क की बात कहाँ हो रही है, कि हमें अपनी फ्रेंडशिप पे काम करना है, यहाँ पे हमें वर्क थ्रू करना है, और इस चीज को हमें एक सेल्फ केयर की तरह लेना होगा। क्या बी और डी का पेयर सभी को क्लियर है? बी और डी के पेयर में कोई दिक्कत किसी को भी? नहीं है। चलो, कुछ और कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। और उसका मतलब है, फ्रेंडशिप कोई चॉइस नहीं है, फ्रेंडशिप कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। तो किस बात का मतलब है कि फ्रेंडशिप हमारे लिए एक जरूरत है? सी में भी एंड लगा हुआ है, सी का भी पेयर बना लो।
और उसका मतलब है कि फ्रेंडशिप कोई चॉइस नहीं है, फ्रेंडशिप कोई लग्जरी नहीं है, ज़रूरत है। तो किस चीज़ का मतलब है कि फ्रेंडशिप कोई चॉइस नहीं है? इस बात का कि फ्रेंडशिप हमारे डीएनए में है। फ्रेंडशिप हमारे डीएनए में है, इस बात का मतलब है कि ये कोई चॉइस नहीं है, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे डीएनए में है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब एफ और सी का पेयर है। कोई परेशानी? एफ और सी के पेयर में, बी और डी के पेयर में। फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे डीएनए में है। इसका मतलब है कि कोई चॉइस लग्जरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी एफ सी, पूरा का पूरा एक सीक्वेंस। ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या दिखा रहे हैं? कि फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों ने जी और सी बनाया, सही बनाया, कोई गलती नहीं है बेटा जी और सी में, बस एक एफ बीच में और आएगा, क्योंकि एफ जो है फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस को और एक्सप्लेन कर रहा है। बी और डी हमने लास्ट में लगा दिया था, तो आंसर क्या बना? सीक्वेंसेस व्हाट? सीक्वेंसेस ई ए एच जी एफ सी बी और डी। कोई परेशानी किसी को? समझ में आया? पैरासिम्बल एसबीआई पीओ मेंस लेवल पैरासिम्बल था ये। हार्ड था, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन सुनना। और जिन लोगों को नहीं समझ आया उनको एक बार फ्लो चार्ट से समझाती हूँ, फ्लो चार्ट से बहुत आसानी से समझ में आएगा। हर पेयर को बनाने के लिए एक कंजंक्शन दिया हुआ था। आपने अगर इस पैराजम्बल को बहुत ध्यान से देखा होगा, तो हर पेयर को बनाने के लिए आप सभी को एक कंजंक्शन दिया गया था। ई और ए वाले पेयर को बनाने के लिए आपको क्या दिया गया था? क्वेश्चन और उसका आंसर। ए और एच के पेयर के लिए आपको क्या दिया गया था? बट। नेगेटिव टोन, पॉजिटिव टोन। जी आपको फिक्स दिया गया था। जी में लिखा हुआ था फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है। तो दो स्टेटमेंट्स थे जिसमें लिखा हुआ था फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से थे वो? एफ और सी। वो हमारे डीएनए में है, और सी में लिखा हुआ था एंड, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वाला हमेशा लास्ट में लगाते हैं, इसलिए जी फिक्स था, सी एंड में आया, इसका मतलब एफ को बीच में आना था। इसके बाद बी और डी में आपको हेल्प दी गई थी दिस वर्क। तो हर पेयर के लिए आपको कहीं ना कहीं एक छोटी छोटी सी हिंट दी गई थी, जिसकी हेल्प से आप पूरा का पूरा पैराजम्बल बना सकते। तो फाइनल सीक्वेंस हमारा क्या बना था? ई ए एच जी एफ सी बी एंड डी। कोई परेशानी किसी को? एनी वन, एनी डाउट? तो हमारा फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट हो गया ई एंड डी। एंटी पेनल्टीमेट मीन्स थर्ड लास्ट, पेनल्टीमेट मीन्स सेकेंड लास्ट, दैट मीन्स सी एंड बी। तीन कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स ई ए एच जी एफ सी बी डी, ई ए एच जी एफ सी बी एंड डी, दैट मीन्स सी बी एंड बी। मज़ा आया सभी को पैराजम्बल में? डिड यू एंजॉय द पैराजम्बल एवरीवन? तो हमने पैराजम्बल भी किया, क्लोज टेस्ट भी कर लिया, उसके अंदर वर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन भी कर लिया, उसके अंदर फिलर के क्वेश्चंस भी कर लिए। अब हम आते हैं फ्रेज फिलर के क्वेश्चंस में। जो बच्चे एकदम नए हैं उनके सर के ऊपर से जा रही होगी आज की क्लास। कितने बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कि क्लास में चल क्या रहा है? ऐसा होता है परफेक्शन की क्लास में। जब आप बिल्कुल नए नए आते हो ना परफेक्शन की क्लास में, तो ये बात बहुत नॉर्मल सी है कि सब कुछ ऊपर से जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज का मतलब होता है एप्लीकेशन से सीख रहे हैं, और एप्लीकेशन एक या दो दिन में नहीं आता है, आपको रेगुलर आना पड़ेगा इस क्लास में, तब जाके आपका इस लेवल का कमांड बनेगा। जितना रेगुलर आओगे, जितना फेस करोगे, जितना चीज़ों को देखोगे, जितना समझोगे, उतनी ज़्यादा लैंग्वेज स्ट्रांग बनेगी। चलो, अब आते हैं फ्रेज फिलर्स पे। आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला है जो यहां पर आ सकता
तो पहला वाला साथ में करेंगे, फिर अगला वाला मैं आप लोगों को क्विज फॉर्मेट में करवाऊंगी। मैम पैराजम्प परफेक्शन एक नशा है, ये बात तो है, कितने लोगों को एक हैबिट बन चुकी है, एक एडिक्शन बन चुका है परफेक्शन का, कि अगर एक भी दिन परफेक्शन ना हो तो ऐसा लगता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिस किया है। ये चीज़ अगर बन गई ना आप लोगों के अंदर बेटा, कि परफेक्शन की एक हैबिट बन गई कि अगर एक भी दिन ना हो तो परेशान हो जाओ, तो इसका मतलब है कि आपकी इंग्लिश सुधरने वाली स्टेज पे आ चुकी है। अभी बहुत सारे बच्चों ने आरआरबी पीओ का मेंस दिया था, बहुत सारे बच्चों ने आरआरबी क्लर्क का मेंस दिया, इतने सारे बच्चों के मेल्स है ना कि मैम इंग्लिश पता नहीं क्या ही आई थी, इतनी इजी भी इंग्लिश आ सकती है। ऐसा लगता है एग्जामिनर जो है परफेक्शन बैच को फॉलो करते हैं, ये मेल्स तक आए हैं। अभी कल आईबीपीएस क्लर्क का ना स्कोर कार्ड आया, इतने सारे बच्चों ने मेल्स भेजा भी, मैं आप लोगों को उनके स्क्रीनशॉट भी भेजूंगी टेलीग्राम पे स्कोर कार्ड्स के। 27, 29, 30, 28 ऐसे ऐसे मार्क्स आए हैं प्रीलिम्स में, उस इंग्लिश में जिसमें कट ऑफ निकालना भी मुश्किल था। तो भाई कंपटीशन तो बहुत बढ़ चुका है परफेक्शन की वजह से इंग्लिश का, आप इसमें पीछे नहीं रह सकते। मैक्सिमम बच्चों के 20+ मार्क्स हैं परफेक्शन वाले, सब बच्चों के आईबीपीएस क्लर्क के एग्जामिनेशन में, और बहुत बच्चों के 25+, 27+, 30, और 30 भी बहुत बच्चों के, सबके स्कोर कार्ड्स भी शेयर करूंगी टेलीग्राम पे, देखना। अभी यहाँ पे इतने सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं मैम, मेरे 29 है, 28, 29.75, 26, बहुत बढ़िया। मेंस में भी अब मुझे ऐसे ही चाहिए, आउट ऑफ 40 35, 36, 37, 38, 39, 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स चाहिए मुझे आप सबसे मेंस में भी, और बहुत आसानी से आएंगे अगर परफेक्शन की अगर आपको हैबिट बनी हुई है तो। चलो आ जाते हैं यहाँ पे, दी बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की जो बैंक है उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया बाय अ क्वार्टर ऑफ अ परसेंटेज पॉइंट, मतलब 0.25 से, थर्सडे डैश बॉयड, बॉयड का मीनिंग क्या होता है, ऊपर की तरफ आना, मतलब एनकरेज होना, तो एनकरेज किससे हुई ये चीज, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, एनकरेज, कुछ हद तक एनकरेज हुई है स्ट्रॉन्ग वेज ग्रोथ, वेज ग्रोथ मीन्स लोगों की जो सैलरीज बढ़ गई। ये जो कदम है इसने क्या किया, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, ब्रिंग्स द मेन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर कमर्शियल बैंक्स इन द यूके 5.25% पे ले आया, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। ये सबसे ज़्यादा है फरवरी 2008 के बाद से, और ये 14वीं बार हाइक हुआ है जब से सेंट्रल बैंक ने क्या किया है, रेट्स को इंक्रीज करना स्टार्ट किया है, तो ये क्या है, 14वीं बार का हाइक है। चलो देखते हैं। इट वॉज अ स्प्लिट डिसीजन बाय द बैंक, बैंक का एक स्प्लिट डिसीजन था, मतलब आधे लोग कुछ और कह रहे थे, आधे लोग कुछ और कह रहे थे, ऐसी तो कोई भी बात नहीं हो रही। चलो, एज द सेंट्रल बैंक ट्राइज टू रेन इन का मीनिंग क्या होता है, कंट्रोल, तो सेंट्रल बैंक क्या कोशिश कर रही है कि राइट इन्फ्लेशन को क्या कर ले, कंट्रोल कर ले, बॉयड इन पार्ट बाय स्ट्रॉन्ग वेज ग्रोथ, जो कि क्या है, बड़ा हुआ है किसकी वजह से, बहुत ज़्यादा लोगों की इनकम्स बढ़ गई हैं, इस वजह से क्या हो गया है कि जो महंगाई है वो बढ़ी हुई है। सही लग रहा है, सभी को पता है ना, जब महंगाई बढ़ जाती है तो बैंक्स क्या करती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, मतलब लोगों को लोन महंगा मिलता है, लोगों को लोन महंगा मिलता है तो लोगों के पास पैसा नहीं आता, लोगों के पास पैसा नहीं आता तो डिमांड नहीं करते प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है तो महंगाई कंट्रोल हो जाती है। तो महंगाई कंट्रोल करने का एक मेथड होता है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना। एज इन्फ्लेशन रिमेन्स स्टबनली हाई, महंगाई जो है स्टबनली मीन्स जिद्दी पने से, जिद्दी पने से ज्यादा बढ़ी हुई है, मतलब कम होने का नाम ही नहीं ले रही, दोनों के दोनों हो सकते हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। कितने लोगों का ठीक निकला, आई होप मेनी ऑफ यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब खुद से करेंगे, आंसर बताएंगे।
एवरी फ्यू डेज, हर थोड़े दिन में पिछले कुछ हफ्तों से एक परेड निकल रही है चाइनीज लीडर्स की और वहां की पॉलिसी बनाने वालों की। उन्होंने सबके सामने शपथ ली है। वाउड का मीनिंग क्या होता है? शपथ लेना। उन्होंने सबके सामने शपथ ली है कि वो बहुत ज्यादा एक्शंस लेंगे जिससे कि बूस्ट हो सके, बूस्ट मीन्स एनकरेज हो सके, बढ़ सके दिस पटरिंग इकोनॉमी। पटरिंग मीन्स रुक रुक के चलने वाली जो इकोनॉमी है वो बढ़ सके। यूजुअली वो क्या करेंगे? ऐसी फिस्कल पॉलिसीज बनाएंगे जिससे कि डिमांड बढ़े। पॉजिटिव है भाई। उन्होंने वादा किया है कि वो सपोर्ट करेंगे, बिलीगर्ड मीन्स कमजोर, जो तबाह हो चुका है, प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करेंगे। पॉजिटिव टोन है। वो बहुत ज्यादा टैंजिबल, टैंजिबल मीन्स जो लोगों को दिखे, स्टिमुलस मीन्स लोगों को एनकरेजमेंट देने वाले, पैसा डालने वाले इकोनॉमी में, वो वाले कदम उठाएंगे। तो ये भी पॉजिटिव टोन है। तीनों ही तीनों पॉजिटिव टोन्स हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3, सारे के सारे सही हैं। ठीक निकले फ्रेज फिलर्स के क्वेश्चंस। चलो अब आते हैं अगले पैटर्न पे, एंड द नेक्स्ट पैटर्न इज क्लोज टेस्ट। तैयार सभी लोग क्लोज टेस्ट के लिए? सबसे पहला स्टेप क्या होता है क्लोज टेस्ट का? स्किमिंग। इस क्लोज टेस्ट को ना क्विज फॉर्मेट में करेंगे और फिर देखेंगे किसके कितने कितने मार्क्स है क्लोज टेस्ट के। चलो स्किम करिए। मैं आंसर स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगी, मैं एकदम लास्ट में आंसर्स बताऊंगी जब आप पूरा क्लोज टेस्ट कर लेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड जब तक आप कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
चलिए देखते हैं क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। ह्यूमन राइट्स क्या है? प्रिंसिपल्स हैं। कैसे प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन राइट्स? अनएथिकल, पॉजिटिव टोन का शब्द आएगा भी यहाँ पे। इस क्वेश्चन को टोन से भी कर सकते थे। ह्यूमन राइट्स अच्छी चीजें, लोगों को हक देना। अनएथिकल का मीनिंग होता है नॉट एथिकल। नॉट एथिकल मीन्स जो सही ना हो। डिसेंट का मीनिंग होता है उतरना। एसेंट का मीनिंग होता है ऊपर जाना। डिसेंट का मीनिंग होता है नीचे आना, मीन्स कम डाउन। कम डाउन वर्ब फॉर्म है इसकी, इसका नाउन फॉर्म होता है डिसेंट। दिस इज द नाउन फॉर्म ऑफ इट। मॉरल प्रिंसिपल्स, मॉरल मीन्स नैतिक। आंसर वॉज ओनली सी। अगला, तो जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट्स का वो कुछ हद तक, कुछ सेंस में सेंचुरी से बना रहा है। हालांकि जो पीपल्स हैं, पीपल्स मीन्स अलग अलग कंट्रीज के जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं पीपल्स। जो पीपल्स हैं उन्होंने हमेशा हैव नॉट ऑलवेज थॉट ऑफ, मतलब उन्होंने ह्यूमन राइट्स के बारे में इतना नहीं सोचा पहले जितना वो आज सोचते हैं। पार्शियल, पार्शियल का मीनिंग होता है बायस्ड, एक तरफा, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है। इंटरवीन्ड, इंटरवीन्ड का मीनिंग होता है बीच में आना, टू कम इन बिटवीन। बीच में आने का तो कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पे। डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड मीन्स कोई ऐसी चीज जो रिस्पेक्टेड हो, जिसको आप रिस्पेक्ट करो, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टिंग्विश्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा? डिस्टिंग्विश्ड इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। तो जो डिस्टिंग्विश्ड ह्यूमन राइट्स है, डिफरेंशिएटेड भी कह सकते हो। एक इसका दूसरा मीनिंग होता है डिफरेंशिएटेड, अलग अलग। तो आंसर वुड बी ओनली सी। तो लोगों ने ह्यूमन राइट्स के बारे में उस तरीके से नहीं सोचा है जिस तरीके से वो, मतलब आज उस तरीके से सोचते हैं जिस तरीके से वो पहले नहीं सोचते थे। अगला, जो स्ट्रॉन्ग, जो ह्यूमन राइट्स की जो डॉक्ट्रिन है, उसकी डॉक्ट्रिन मीन्स प्रिंसिपल्स है। तो ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? ये प्रिंसिपल्स स्ट्रॉन्ग क्लेम्स करते हैं। स्ट्रॉन्ग पेटिशन, पेटिशन का मीनिंग क्या होता है? अर्जी लगाते हैं। डिस्क्रिपेंसी तो फिर से नेगेटिव वर्ड हो गया। डिस्क्रिपेंसी का मीनिंग क्या होता है? कि डेटा मैच नहीं कर रहा, समथिंग इज नॉट मैचिंग। कोई चीज अगर मैच नहीं कर रही है तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी आ गई। तो आंसर वॉज ए एंड बी। तो जो स्ट्रॉन्ग क्लेम्स बन किए गए, जो स्ट्रॉन्ग अर्जी लगाई गई ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल्स के द्वारा, वो आज भी लोगों के मन में डाउट पैदा करते हैं और डिबेट्स होते हैं इन सब चीजों को लेके। स्केप्टिसिज्म मीन्स डाउट्स। अगला, कुछ थिंकर्स कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मतलब ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट एक नेसेसिटी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स को फॉलो किया जाना चाहिए। ऑक्सिलरी का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो सप्लीमेंट होती है, मतलब कोई ऐसी चीज जो एक्स्ट्रा होती है। तो ह्यूमन राइट्स कोई एक्स्ट्रा नहीं है। ऑक्सिलरी मीन्स समथिंग विच इज एक्स्ट्रा, समथिंग विच इज एक्स्ट्रा, या सप्लीमेंट्री कह सकते हैं इसको। कोई ऐसी चीज जो क्या होती है? सप्लीमेंट्री होती है, सप्लीमेंट्री। प्लेंटी तो एडजेक्टिव है। प्लेंटी का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा, जबकि यहाँ पे एक नाउन आएगा। क्यों? क्योंकि अ एक आर्टिकल है और आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में बात करता है। तो शुड बी अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये कम से कम एक रिक्वायरमेंट तो होनी चाहिए। अगला, बहुत सारे लोग, ग्रुप्स और कंट्रीज को लगता है कि ह्यूमन राइट्स को सेफ गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना, तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई इंसान इस दुनिया में ह्यूमन राइट्स में विश्वास नहीं करता है। स्क्वांड्रन का मीनिंग होता है वेस्ट करना, तो ये नहीं आ सकता। तो आंसर वॉज बोथ ए एंड बी। हर किसी को लगता है कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को लगता है। क्लोज टेस्ट में क्या क्या मार्क्स आए? चलो, अब आते हैं दूसरी तरह के क्लोज टेस्ट पे। तैयार सभी लोग? चले, ऑल द बेस्ट। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं हेल्प करने के लिए। अब ये वाला जो क्लोज टेस्ट है, ये मेंस लेवल का क्लोज टेस्ट है, जो कि इडियम बेस्ड क्लोज टेस्ट है। स्किम कर लीजिए पहले। प्लेंटी मीन्स बहुत ज्यादा।
करली स्किमिंग किस बारे में बात हो रही है? मैं एयरप्लेन की मिडिल सीट पे बैठा हुआ था, मैं लंदन जा रहा था, जब एक इंसान ने अपना बेयर फुट मीन्स नंगे पाँव मेरे आर्म रेस्ट पे रख दिया। आर्म रेस्ट मीन्स जहाँ पे हाथ रखने की जगह होती है। मेरा जो दिल है बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। मुझे पता था कि मुझे कुछ कहना है, लेकिन मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही एक मेरे बगल में जो इंसान बैठा हुआ था, जो कि किसी कॉपी पे लिख रहा था, उसने उसके पैर को देखा और उसमें पेन से पियर्स कर दिया, पेन मार दिया। जो पैर था अचानक से वो कुछ हो गया। हम में से कुछ लोगों को जब लगता है कि जब लड़ाई करनी पड़ेगी किसी से, किसी का आमना सामना करना पड़ेगा, तो स्ट्रेस हो जाता है हमें। हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हमारी मसल्स टेंस हो जाती है, हमें सांस नहीं आती है। ऐसे कैरन ओसेला कहती है, जो कि एक प्रोफेसर है। इसकी वजह से लोग जो है लड़ाई को अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें लगता है लड़ाई का मतलब है कोई ना कोई खतरा है। लेकिन जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं वो होते ही होते हैं, उनके फायदे भी होते हैं। ऐसा बोसियो कहते हैं, वो कहते हैं कि डिबेट से हम बहुत कुछ सीखते हैं, कि सुनना कैसे है और अपनी बात सुनानी कैसे है। रिसर्च कहती है कि जब भी हम किसी भी तरह की लड़ाई करते हैं हेल्दी वे में, तो इससे क्या होता है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारा स्ट्रेस कम होता है और हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा हो जाता है। आज के जो क्लोज टेस्ट के पैसेजेस हैं वो कहीं ना कहीं जिंदगी जीने की भी एक सीख दे रहे हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस किया होगा तो लड़ाई हमेशा खराब नहीं होती है। लड़ाई करना सही भी होता है अगर वो हेल्दी वे में की जाए तो, क्योंकि उससे हमारा सेल्फ एस्टीम इंप्रूव होता है। चलो आते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट में अभी थोड़ा सा और बचा है। प्रोडक्टिव डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो एक बड़ी जिंदगी का रास्ता होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट उन लोगों को कैसे हेल्प करेगा कि वो टेंस सिचुएशन से डील कर सके। मैंने एक्सपर्ट्स से बात करी कि वो मुझे टिप्स दें कि कैसे इंसानों का कुछ सामना करना है। अगर कन्फ्रंटेशन फिर ब्लैंक तो समझ नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस करो उन लोगों के साथ भी डिसएग्री करना जिन पे आप विश्वास करते हो। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन एवरीवन्स स्क्रीन। मेरा दिल धड़कना शुरू हो गया बहुत तेज तेज। माई हार्ट स्टार्टेड टू पाउंड थ्रॉब ड्रम। तीनों का ही मतलब क्या होता है? तीनों का ही मतलब होता है तेजी से धड़कना, बहुत तेजी से बीट करना। आंसर वॉज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ ए बी एंड सी। कोई परेशानी किसी को भी? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। उस इंसान ने क्या किया? अपने पेन से क्या किया उसके पैर पे? बताइए क्या आंसर होगा एवरीवन। अपने पेन से क्या किया? पियर्स कर दिया, स्टैब कर दिया, जैब कर दिया। दोनों का मतलब क्या होता है? चुबा दिया। दोनों का मीनिंग होता है पियर्स कर देना। स्टैगर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई इंसान चल रहा है वो ढंग से नहीं चल पा रहा, उसको बोलते हैं स्टैगर कर रहा है, बार बार ठोकर खा रहा है, बार बार गिर रहा है, बार बार एक तरीके से सीधा सीधा नहीं चल पा रहा, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैगर करना। मीन्स टू वॉक और मूव अनस्टेडली। तो आंसर वॉज बोथ ए एंड सी। कोई परेशानी? नेक्स्ट, जो फुट क्या हुआ? जैसे ही उसने वो पेन चुभाया तो फुट क्या हुआ? पीछे वाले इंसान ने अपना पैर क्या कर लिया? जैसे ही पेन चुभाया पीछे वाले इंसान ने अपने पैर को क्या किया? वहां से हटा लिया। स्लिड अवे, मूव्ड, ग्लाइडेड अवे, मूव्ड अवे, स्लिप्ड अवे, मूव्ड अवे। उसने क्या किया? अपने पैर को हटा लिया वहां से, बात खत्म हो गई वहीं के वहीं। तो आंसर वॉज ऑल ऑफ ए बी एंड सी। नेक्स्ट, अनअवॉइडेबल, बाउंड टू हैपन, मतलब वो चीज जो होगी ही होगी, जिसको आप रोक नहीं सकते। तो कौन सा वर्ड आएगा जिसका मीनिंग होता है कि वो चीज होगी ही होगी?
समथिंग दैट इज इनएविटेबल, इनएक्सोरेबल, और क्या बोल सकते हैं इसको, अनअवॉइडेबल। आप उस चीज से बच नहीं सकते, वो चीज होगी ही होगी, समथिंग दैट इज बाउंड टू हैपन। एमिनेंट तो ऐसे लोगों को बोलते हैं जो बहुत पॉपुलर होते हैं, फेमस होते हैं, पॉपुलर होते हैं। तो आंसर वॉज बोथ ए एंड बी। तो लड़ाइयां तो होंगी होंगी, कोई बच नहीं सकता उससे, लेकिन उनके फायदे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, वो लोग जिनको लड़ाई करना नहीं पसंद है, वो लोग ऐसी सिचुएशन से कैसे डील करते हैं। एवर्स, डिस्क्लाइंड, रिलक्टेंट, सबका मीनिंग क्या होता है, अनविलिंग। जिन लोगों को नहीं पसंद भाई ये सब करना, जो लोग दूर रहना चाहते हैं इन सब से। तो आंसर इज डी। तो वो लोग, जो लोग, जिन लोगों को नहीं पसंद ये सब, वो कैसे डील करेंगे टेंस सिचुएशन से, मैंने इस बात को एक्सपर्ट से पूछा। कोई परेशानी किसी को भी? नेक्स्ट, तो अगर कन्फ्रंटेशन, अगर लड़ाई आपको क्या करती है, तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए उन लोगों से बहस करने की जिन लोगों पे आप विश्वास करते हो। पुट्स यू ऑन एज, क्या मीनिंग समझ में आ रहा है? अगर कोई चीज आपको बिल्कुल किनारे पे लाके खड़ा कर दो, यहाँ पे खाई हो, तो आप क्या हो जाओगे? ये रिवर है सपोज, और आप बिल्कुल एज पर आ गए हो, बिल्कुल किनारे पर आ गए हो, तो आप क्या हो जाओगे? नर्वस हो जाओगे। मतलब मेक्स यू नर्वस, मेक्स यू टेंस। पुल्स यू टू पीसेस, चिथड़े चिथड़े कर दिए आपके, आपको एकदम पीसेस में कर दिया, मतलब आपको बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट कर दिया। टू इंसल्ट समवन सिवियरली। पुट्स अप विद यू, कोई इंसान किसी के साथ पुट अप करता है मतलब टॉलरेट करता है, टॉलरेट करना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट अप विद यू, मतलब तुम्हें झेलना बड़ा मुश्किल है भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर लड़ाई आपको डरा देती है तो आप प्रैक्टिस करो लड़ाई करने की। तो आंसर इज ओनली ए। स्कोर्स एवरीवन इन दिस क्लोज टेस्ट, क्या क्या स्कोर्स रहे? तो आज के परफेक्शन में हमने पैराजम्बल्स किए, क्लोज टेस्ट किए और फ्रेज फिलर्स किए। कल के परफेक्शन में हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, वर्ड ऑर्डर करेंगे, वर्ड यूसेज करेंगे, वर्ड स्वैप करेंगे, फ्रेज रिप्लेसमेंट करेंगे और फिलर्स के क्वेश्चंस करेंगे, और अगर टाइम मिला तो स्टार्टर्स और कनेक्टर्स भी करेंगे। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट पेपर में जो IBPS PO में आएगा, SBI PO में आएगा, आपके सारे के सारे टॉपिक्स इन परफेक्शन क्लासेस में रिवाइज हो जाएंगे। मजा आया आज के सेशन में? एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ जो सभी बच्चों को आंसर देना है। जो बच्चे आंसर देंगे उनमें से एक बच्चे को हमारी टीम की तरफ से एक बुक भी मिलेगी। एंड द होमवर्क क्वेश्चन इज कि आप मुझे इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस बताओगे। एक वर्ड है बिलीव और एक वर्ड है बिलीव। तो यू हैव टू टेल मी द डिफरेंस इन बोथ द वर्ड्स, कि इन दोनों के पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या है और इन दोनों का मीनिंग क्या क्या है। सभी को कॉमेंट करके ये बताना है, ठीक है? कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी? आई होप नहीं है। इसका PDF आप लोगों को इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से आप PDF ले लेना, जिससे कि आपको बाद में रिवाइज करना हो तो रिवाइज कर लेना। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा सेशन में। बस एक हैबिट बना लो, एक आदत बना लो कि एडिटोरियल रोज करना ही करना है, परफेक्शन रोज करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इंग्लिश का कोई भी पेपर दोगे, कैट का दोगे, बैंक का दोगे, SSC का दोगे, इंग्लिश बहुत ईजी लगेगी, बट उसके लिए यू विल हैव टू मेक दिस अ हैबिट। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश विद निमिषा बंसल, जहाँ पे आपको PDF मिल जाए। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।